हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को विज्ञान विषय को पढ़ा रहा हूं और उसमें हमने अभी तक 3 अध्याय को पढ़ लिया और आज हमें चौथा अध्याय पढ़ना है। और जो हमारा चौथा अध्याय है उसका नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार। तो सूक्ष्म जीवों का संसार के बारे में आज हमें पढ़ना है। सूक्ष्म जीव आप सभी जानते होंगे, थोड़ा बहुत सभी को पता होगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो भी हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, यही सब सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, इनकी हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है और फिर सूक्ष्म जीव को सबसे पहले किसने बताया था, इसके बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में आज हमें जानना है। सूक्ष्म जीव बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में जानना है। तो चलिए हम जानते हैं, आज हमारे जो चैप्टर अध्याय 4 में दे रखा है उसके बारे में जानते हैं, सूक्ष्म जीवों का संसार। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो आज हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साइंस की इसके पहले भी कई सारी वीडियो पढ़ चुकी हैं, 6-7, जो और पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय जिसमें पढ़ाया गया, आप पहले उसको देखें फिर इसको देखें तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीवों का संचार। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीव जैसे ही आप सुनते होंगे तो आपके सामने तुरंत आ जाता होगा, जैसे हाइड्रिया, प्रोटोजुआ, जीवाणु, इस तरीके की जो भी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हो गया विषाणु, विषाणु आप जानते होंगे, वायरस, फिर ऐसे ही बैक्टीरिया, जीवाणु, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि ये सब चीज़ें जो इन्हीं सब चीज़ों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म जीव क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने, हॉलैंड के रहने वाले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1676 से 1677 में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों के छुपे संसार का पता लगाया। ठीक है, मतलब सबसे पहले हॉलैंड के रहने वाले थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिन्होंने 1676 से 1677 में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, क्योंकि ये जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं ये हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में इनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा और फिर सूक्ष्म जीवों के छिपे संसार का पता लगाया पृथ्वी पर। और इन्होंने हाइड्रा, प्रोटोजोआ व जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों का नाम दिया। और इन्होंने जो सूक्ष्म जीवों का पता लगाया उसका इन्होंने हाइड्रा, प्रोटोजोआ व जीवाणुओं का नाम दिया। जैसे जीवाणु आप समझ ही रहे होंगे, बैक्टीरिया, विषाणु हो गए, वायरस, इन सब चीज़ों का नाम दिया अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीवों का पिता भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ दे कि सूक्ष्म जीवों का पिता किसे माना गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीवों का पिता माना गया है। जैसे कि अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जैसे समझिए ये हमारे जीवन में कैसे असर डालते हैं, कैसे उपयोगिता लाते हैं, या इनका क्या प्रभाव पड़ता है सूक्ष्म जीवों का। तो आपने देख रखा होगा कि गर्मियों के समय में, जब गर्मी आती है, गर्मी का मौसम आता है, तो हम दूध को अगर खुले में 3-4 घंटे रख देते हैं और उसको हम गर्म नहीं करते हैं, तो उसमें कुछ प्रभाव आता है, कुछ उसकी गुणवत्ता कम होती है और अंत में वह फट जाता है। तो ठीक है, वो कैसे फटता है, क्योंकि वो उसमें कुछ जीवाणु, कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं, जिनके वजह से वो दूध फट जाता है। तो आपने दूध का फटना देखा होगा, तो ये सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। तो सूक्ष्म जीव इस तरीके से हमारे जीवन में उपयोगिता रखते हैं। अब सूक्ष्म जीव किस तरह, कौन कौन से होते सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रा, प्रोटोजोआ या जीवाणु या विषाणु, इन तरीके का नाम दिया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो चलिए देखते हैं अब सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता क्या क्या हो सकती है। अगली हेडिंग हमारी है सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। ठीक है, अब इनका देखिए सबसे पहले क्या लिख रखा है, पहले वाले में है, इनका प्रयोग भोजन के उत्पादन में होता है। तो देखिए भोजन के उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। अब भोजन के उत्पादन में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे आप जानते हैं दही। तो दही कैसे बनता है, दूध में हम कुछ चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से वो बाद में दही का रूप लेता है। तो ये वो जिस चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वो सूक्ष्म जीव की तरह ही हम मान सकते हैं कि वो ऐसे होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ही दूध से दही बनता है और ऐसे ही दूध से पनीर बनता है। तो इनका हम मतलब सूक्ष्म जीवों का हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली अपने भोजन के उत्पादन में
प्रयोग करते हैं। एक इनकी ये उपयोगिता हो गई। दूसरा हो गया दूषित जल के उपचार हेतु भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। अब दूषित जल जो होते हैं के से उपचार करने के लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा हो गया बायोगैस रिएक्टरों में मीथेन गैस का उत्पादन कर ऊर्जा हेतु उपयोग में लाया जाता है। और फिर ऐसे ही बायोगैस में रिएक्टरों के साथ मीथेन गैस का प्रयोग करके हम ऊर्जा के उत्पादन में भी सूक्ष्म गैसों का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया सूक्ष्म गैसों का नहीं, माफ़ कीजिएगा, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारे जीवन में उपयोगिता रखते हैं। तो जैसे दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, ये सब सूक्ष्म जीवों के होने की वजह से ही पॉसिबल होता है। फिर दूषित जल का हम प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, ये भी सूक्ष्म जीवों के वजह से ही दूषित जल होता है। फिर ऐसे बायोगैस में मीथेन का प्रयोग करके कैसे हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ये भी सूक्ष्म जीवों के वजह से ही होता है। तो ये सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता हो गई जो हमारे जीवन में है। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए देखते हैं क्या लिख रखा है मैंने आप लोगों के लिए। देखिए, इसके बाद हम जानते हैं विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? जैसे हम सबसे सुन रहे हैं कि जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, तो ये विषाणु क्या है? विषाणु के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं। हो सकता है बहुत लोग विषाणु नाम से परिचित ना हो, उनको वायरस से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वायरस क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी को वायरस कहते हैं। यह आकार तथा संरचना में बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म होते हैं। मतलब यह प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये परजीवी होते हैं जो कहीं भी रह सकते हैं और इनको हम वायरस कहते हैं। ठीक है, यह आकार तथा संरचना में बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। मतलब ये विषाणु जो हैं ये जीवाणु से भी छोटे होते हैं आकार में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आकार और संरचना में ये जीवाणु से भी सूक्ष्म होते हैं, जीवाणु से भी छोटे होते हैं। अब विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विषाणु जो है वो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही रह सकते हैं। वो अजीवित यानी मृतक कोशिकाओं के अंदर वो कभी नहीं रह सकते। वो जीवित कोशिकाओं के अंदर ही गुणन करते हैं। ठीक है, तथा जीवित तंत्र के बाहर इनको क्रिस्टलीय स्वरूप में संचित करते हैं। ठीक है, तो ये विषाणु के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, इनका आकार और संरचना बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विषाणु के प्रकार। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वायरस। ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरस से आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे विषाणु के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्या लिख रखा है मैंने आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे है, एक है जंतु विषाणु जिसको हम कहते हैं एनिमल वायरस। ठीक है, दूसरा है पादपों के विषाणु यानी प्लांट वायरस। ठीक, और उसके बाद तीसरा है जीवाणु वायरस, वायरस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब इनके बारे में हम जानते हैं ये क्या है। तो देखिए, जंतु वायरस जो है, तो आज के टाइम में अभी तक 600 से अधिक जंतु वायरसों की जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है। ये जो एनिमल वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आज के टाइम तक अभी तक हमें 600 से अधिक जंतु वायरसों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी है। और मनुष्य में विषाणु रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब विषाणु, ये जो जंतु विषाणु हैं या फिर आप कह सकते हैं ये जो विषाणु है, ये मनुष्य में रोग का उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और देखिए इनमें होता है, क्या कहते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। तो एक आरएनए और डीएनए का आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। तो आरएनए वायरस कुछ होते हैं, कुछ डीएनए वायरस होते हैं। ठीक है, तो आरएनए होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर पादपों को विषाणु क्या है इसके बारे में जानना है, प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस में अगर हम देखें तो अभी तक हमें 180 से अधिक प्रकार के वायरसों का पता लगाया जा चुका है कि जो प्लांट में होते हैं। ठीक है, पौधों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इसमें भी आरएनए डीएनए इन सब का प्रयोग किया जाता है के वजह से ही होता है। ठीक है, तो इसके प्रभाव से ही पौधों में वृद्धि की कमी आती है, आरएनए डीएनए इन सब चीज़ों के ही प्रभाव से। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे होते हैं जो बौने हो जाते हैं फिर या फिर मुरझा जाते हैं, तो ये सब आरएनए डीएनए के वजह से ही होता है। तो इसमें भी 180 से अधिक प्रकार के वायरसों का पता लगाया गया है पादपों के विषाणु में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जीवाणु।
विषाणु क्या होते हैं? वायरस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं, इन वायरसों को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, ठीक है। ये जो जीवाणु विषाणु हैं इनको हम बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, इनको कहते हैं, ठीक है। और इनमें भी आरएनए, डीएनए ये सब चीज़ें रहती हैं, उपस्थित रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विषाणु के प्रकार। इसके बाद देखते हैं विषाणु की विशेषता क्या होती है, हम उसके बारे में जानते हैं। विषाणु की विशेषता, तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है सबसे पहले हमने, विषाणु डीएनए या आरएनए से बने होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जंतु विषाणु में भी, पादपों के विषाणु में भी, जीवाणु विषाणु में भी, हर जगह आपको डीएनए और आरएनए मिला है। तो ये जो विषाणु हैं ये डीएनए या आरएनए से ही बने होते हैं, बिना इनके ये नहीं बने होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है, इनमें वृद्धि होती है तथा यह परपोषी विशिष्टता को दर्शाते हैं। मतलब विषाणु में ही वृद्धि होती रहती है और ये परिपोषी विशिष्टता को दर्शाते रहते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, विशिष्ट विषाणु ताप, विकिरण, रासायनिक पदार्थ तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया को दर्शाते हैं। मतलब ये ताप से प्रभावित होते हैं, विकिरण से प्रभावित होते हैं, या रासायनिक कोई पदार्थ है तो उससे ये प्रभावित होते हैं और अनुक्रिया को दर्शाते रहते हैं, ठीक है। अब मतलब अनेक प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं चौथा क्या है, विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं में ही पहुंचकर सक्रिय होते हैं। हाँ, तो ये तो जो जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं में ही पहुंचकर सक्रिय रहते हैं, ठीक है। मृतक कोशिकाओं में तो ये प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो ये विषाणु जो होते हैं वो केवल जीवित कोशिकाओं में ही रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विषाणु के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, हम ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ये यहाँ पे है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। आपसे कभी कभी पूछ देता है कि विषाणु क्या है, तो आप बता सकते हैं कि विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, विषाणु आर्थिक महत्व के जंतुओं एवं पेड़ पौधों का संक्रमित करके रोग उत्पन्न करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो विषाणु आपको पता ही है कि पेड़ पौधों में, जंतुओं में, सभी जगह संक्रमित करके रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। इसका एक ही उपयोग होगा कि विषाणु का क्या उपयोग है, विषाणु मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, पौधों में रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। मतलब वही कि कुछ ऐसे भी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका विषाणु क्या होता है, विषाणु के उपयोग, विषाणु की उपयोगिता, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में जान लिया है। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं हमने ये जान लिया, इनकी क्या विशेषता होती है, विषाणु क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हमने जान लिया। फिर इसके पहले हमने सूक्ष्म जीव क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया, उनकी उपयोगिता जान ली। इसके बाद जो आपके विषय इस अध्याय में हमें पढ़ना है वो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी तरीके से उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।